Welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 5 Introduction to Euclid Geometry exercise. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। दिया हुआ जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स, ये हमसे पूछता है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली वन लाइन पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट अगर है तो वहां से सिर्फ वन लाइन ही पास करेगा। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? आइए देखिए, ये है एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन 1 का 1। एक पॉइंट अगर मेरे पास है तो हमको बोल रहा था कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट मेरा हो जाता है फॉल्स। ओके, क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर मेरे पास एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से मेरे पास मल्टीपल लाइंस पास कर सकता है। मल्टीपल लाइंस कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ओके, नंबर 2 देखिए, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर मेरे पास कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिया हुआ है तो वो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम लोग कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस which passes through two distinct points। नंबर 2 का आंसर हो गया है फॉल्स, बिकॉज अगर मेरे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया हुआ है तो उसके बीच में हम लोग सिर्फ एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। नंबर 3 देखिए, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली ऑन बोथ साइड्स। अगर एक लाइन है जो मेरा यहाँ पे खत्म हो गया है दोनों साइड में, तो हम लोग क्या इस लाइन को और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ, हम लोग ये लाइन को और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये है नंबर 3, इसका आंसर है यस। अगर मेरे पास एक लाइन दिया हुआ है तो एक लाइन को हम लोग दोनों साइड से आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों साइड में एक्सटेंड किया हुआ है। ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली ऑन बोथ साइड्स। नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। नंबर 4 कहता है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल then their radii are equal। ये है नंबर 4, इसका आंसर है यस। टू सर्कल्स कैन ओनली बी इक्वल इफ देयर डायमीटर एंड रेडियस आर सेम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सर्कल हैं, ये है मेरे पास पहला सर्कल, ये है मेरे पास दूसरा सर्कल। दोनों ही सर्कल में जो रेडियस है वो है 2 और 2। अगर ऐसा होता है कि दो सर्कल का रेडियस मेरा सेम होता है, इसका मतलब ये दोनों सर्कल मेरा सेम हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई सर्कल है और वो दो सर्कल का रेडियस जो है वो अलग अलग होता है, तो क्या होगा? मेरा वो सर्कल सेम नहीं होगा। ओके, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर सर्कल सी इज नॉट इक्वल टू सर्कल डी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नंबर 5 कहता है इन फिगर 5.19, यानी कि ये वाले फिगर में, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यानी कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पी क्यू के साथ क्या है? इक्वल है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये वाला जो पी क्यू है ये इसके साथ इक्वल है, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो क्या मेरा ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ये हमसे पूछ रहा है। अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो क्या मेरा ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा? ये हमसे क्वेश्चन में पूछता है। देखिए, ये है नंबर 5। यहाँ पे देखिए ए बी, पी क्यू और एक्स वाई, ये तीन लाइन सेगमेंट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि ये तीनों लाइन सेगमेंट अगर इक्वल होता है, देन वी कैन कंक्लूड दैट ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, बिकॉज ए बी, पी क्यू, एक्स वाई ऑल कोइंसाइड टू ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे के साथ इक्वली कोइंसाइड कर रहे हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, What are they and how might you define them? यहाँ पे दिया हुआ है कुछ टर्म, इसको डिफाइन करना है। देखिए कैसे होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 1। हमको दिया हुआ था पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस हम लोग किसको कहते हैं? पैरेलल लाइंस ऐसा लाइन है जहाँ पे एनी टू लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एट एवरी पॉइंट इज सेम। यानी कि ये वाला जो देखिए लाइन है और ये वाला जो लाइन है, ये दो लाइन क्या है? पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में और ये पॉइंट में ये जो हाइट है वो सेम है
ये पॉइंट और ये पॉइंट के हाइट का, और फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट के हाइट का, यानी कि दो लाइंस के बीच में अगर सेम हाइट होता है हमेशा तो वो मेरा हो जाता है पैरेलल लाइन। ठीक है, हाइट मेरा एकदम सेम होना चाहिए दो लाइन का सब जगह में। ठीक है, इसलिए हाइट 1 इज इक्वल टू हाइट 2 इज इक्वल टू हाइट 3, जो भी हाइट है वो मेरा सेम है इस दोनों लाइंस के बीच में, इसलिए ये मेरा हो जाता है पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हमको क्या मिला है, हमको मिला है यहाँ पे लाइंस और मिला है हमको यहाँ पे पॉइंट्स। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं लाइन और पॉइंट्स का डेफिनेशन। लाइन क्या होता है, इट इज अ ब्रेडथलेस लेंथ। लाइन ऐसा चीज होता है जहां पर कोई ब्रेड्थ नहीं होता, सिर्फ लेंथ होता है, ओनली लेंथ, सिर्फ लेंथ है, कोई ब्रेड्थ नहीं है, इसीलिए ये हो गया है मेरा लाइन। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है इट डज नॉट हैव एनी पार्ट, यानी कि ये मेरा एक पॉइंट है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ये वाला एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता। कोई पार्ट नहीं होता का मतलब है इस पॉइंट में कोई लाइन नहीं होगा, इस पॉइंट में कोई भी आपका सेगमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये बस एक पॉइंट रहेगा। ओके, नंबर 2 ये है परपेंडिकुलर लाइंस। तो हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस किसको कहते हैं, इफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर लाइंस, यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा लाइन अगर इंटरसेक्ट होता है तो एक एंगल बनता है, और वो एंगल होता है 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल। देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि अगर दो लाइंस एक साथ अगर इंटरसेक्ट होता है और हमको 90 डिग्री का एंगल मिलता है, वो दोनों पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट होता है वहां पर, तो उस दो लाइंस को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पे देखिए, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइंस मेरा एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ है, तो ये जो एंगल बना है वो है 90 डिग्रीज का एंगल, इसलिए ये दो लाइंस को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या देखें, हम लोग यहाँ पर देखें एंगल। तो एंगल क्या होता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन एटलीस्ट टू लाइंस डाइवर्ज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। अगर ये वाला कोई सिंगल पॉइंट है और ये सिंगल पॉइंट से अगर दो लाइन निकलता है अलग अलग टाइप से, तो बीच में जो जगह होता है उसको बोलते हैं एंगल। सेम देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट से ये निकला है एक लाइन और ये निकला है सेकेंड लाइन, तो दो लाइन के बीच में जो जगह बना है वो बन गया है मेरा एंगल, तो इसको कहते हैं हम लोग एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन एटलीस्ट टू लाइंस डाइवर्ज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से दो लाइन निकलता है। लाइन सेगमेंट, ये किसे कहते हैं हम लोग, लाइन सेगमेंट कहते हैं हम लोग ऐसा लाइन को जो दो पॉइंट्स को जोड़ता है, यानी कि इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट्स फिक्स होता है। ठीक है, और लाइन में क्या होता है, लाइन में कोई पॉइंट फिक्स नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट में मेरे पास हमेशा दो एक एंड पॉइंट्स होता है, एक है ए और एक है बी। तो ए और बी के बीच में जो लाइन है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये वाला हो गया है लाइन सेगमेंट, लेकिन ये जो लाइन है लंबा लाइन, इसको हम लोग कहते हैं एम। तो एम यहाँ पर हो गया है लाइन और ए बी हो गया है लाइन सेगमेंट, इसलिए कहते हैं लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विथ टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट ऑन ए लाइन एम। नंबर 4 रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये क्या होता है, इट इज ए लाइन सेगमेंट विच हैज इक्वल लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू द सर्कल बाउंड्री। अगर ये वाला मेरा एक सर्कल है, तो ये सर्कल का जो सेंटर होता है, ये सेंटर से अगर हम लोग सर्कल का जो बाउंड्री है, यानी कि ये वाला जो बाउंड्री है सर्कल का, ये सर्कल के बाउंड्री में अगर हम लोग सेंटर से जाते हैं तो सब डायरेक्शन में मेरा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेडियस। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना रेडियस बनाए हैं, रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3 और रेडियस 4। एक सर्कल अगर है तो वो सर्कल में जितना भी रेडियस है वो सेम होता है। तो रेडियस क्या है, यहाँ से चालू हो रहा है, यानी कि एक पॉइंट में चालू हो रहा है और एक पॉइंट में खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया है, जो मेरा दो पॉइंट्स के बीच में होता है वो मेरा होता है लाइन सेगमेंट। इसीलिए कहते हैं कि इट इज ए लाइन सेगमेंट विच हैज इक्वल लेंथ। देखिए, सबका लेंथ इक्वल है फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू द सर्कल बाउंड्री। तो सर्कल यहाँ पे क्या होता है, ए सर्कुलर प्लेन विद अ सेंटर। अगर कोई सर्कुलर प्लेन है और उसके बीच में कोई सेंटर है तो वो हो जाता है मेरा सर्कल। ओके, अब है हम लोग के पास स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलैटरल विच हैज
ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये है मेरा एक स्क्वायर का फिगर जहाँ पे जितना भी साइड है सब सेम है। देखिए अगर ये साइड का अगर मेरा मेजरमेंट है L, यानी कि इसको हम लोग पकड़ लिए हैं L, तो अगर ये L है तो जितना भी साइड है ना ये सब L हो गया है। देखिए L L और L, यानी कि सब साइड मेरा सेम हो गया है। ठीक है, तो स्क्वायर का जितना भी साइड होता है वो सेम होता है, हम लोग को पता है। और जो भी एंगल बनता है ये सारा एंगल मेरा होता है 90 डिग्री का एंगल, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे क्या कि इट इज ए क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है ए क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स। अगर कोई क्लोज्ड फिगर है और वो क्लोज्ड फिगर का अगर 4 साइड्स है तो वैसा फिगर जो क्लोज्ड हो और जिसका 4 साइड्स हो उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। नीचे दिया हुआ 2 पोस्टुलेट को हमको कंसीडर करना है और क्या करना है, आंसर देना है। देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहला पोस्टुलेट बोलता है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट C which is in between A and B। अगर मेरे पास कोई 2 पॉइंट है A and B और उसके बीच में मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है पॉइंट C, तो हमको बोलता है उसके बाद देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? डू दे फॉलो फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोस्टुलेट? एक्सप्लेन। देखिए कैसे होगा। ये है नंबर 3। ये बोलता है पोस्टुलेट 1 में गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देखिए गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट C which is in between A and B। तो देखिए ये 2 पॉइंट था A and B और उसके बीच में एक पॉइंट हो गया C, लेकिन तीनों क्या है, तीनों मेरा एक ही लाइन में है। ओके, दूसरा जो पोस्टुलेट दिया हुआ था वो बोलता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ये एक लाइन हो गया फर्स्ट लाइन, ये हो गया सेकेंड लाइन, ये हो गया थर्ड लाइन। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो 3 लाइन में देखिए 3 अलग अलग पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे जो तीनों पॉइंट है ये तीनों अलग अलग लाइन में है और यहाँ पे तीनों पॉइंट्स मेरा एक ही लाइन में है। ठीक है, मेरा आंसर है यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स लाइक पॉइंट्स एंड लाइन। तो यहाँ पे ऐसा कुछ अनडिफाइंड टर्म्स है जो कि है मेरा पॉइंट्स और लाइन। फिर है यस द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू 2 डिफरेंट सिचुएशंस। ये मेरा कंसिस्टेंट है क्योंकि ये हमको 2 डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में बता रहा है। पहला सिचुएशन में तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, दूसरा सिचुएशन में तीनों पॉइंट्स अलग अलग लाइन में है। फिर हमको बोलता है नो दीज 2 पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो इक्विलिब्रियम पोस्टुलेट। जो इक्विलिब्रियम का पोस्टुलेट है, ये वाला जो 2 पोस्टुलेट यहाँ पे लिखा हुआ है वो इक्विलिब्रियम के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, बट दे फॉलो इक्विलिब्रियम एक्सियम। जो इक्विलिब्रियम का एक्सियम है उसको फॉलो करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, इक्विलिब्रियम का जो एक्सियम है उसको फॉलो करता है। इक्विलिब्रियम का एक्सियम बोलता है गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। ये हमको बोलता है इक्विलिब्रियम का एक्सियम। तो यहाँ पे अगर 2 पॉइंट है, देखिए जो हम लोग को दिया हुआ था ऊपर में A और B, तो उसके बीच में मेरे पास क्या बोल रहा था, उसके बीच में अगर हम लोग एक लाइन टानेंगे तो उसके भीतर में एक पॉइंट मेरा C हो सकता है। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में यूनिक लाइन है, ठीक है, जो उन दोनों से पास होता है। ठीक है, ये देखिए दोनों पॉइंट से ये लाइन पास होता है और इसी पॉइंट के ऊपर में मेरा एक दूसरा पॉइंट C है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन 4, कहता है इफ ए पॉइंट C lies between 2 points AB such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB, explain by drawing the figure। अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है A और B और इस पॉइंट्स के बीच में यानी कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में अगर कोई दूसरा पॉइंट C आ जाता है, जैसे कि AC is equal to BC, यानी कि A से लेके C तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस C से लेके B तक भी है, इसलिए AC मेरा इज इक्वल टू हो गया है BC। देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ AB, यानी कि जो AC होगा यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो पूरा जो टोटल है AB उसका हाफ होगा। ओके, ये कैसे होगा देखिए।
ये है नंबर 4। ये मेरे पास दिया हुआ है 2 पॉइंट्स A और B, जो कि मेरा एक लाइन बनाता है, और इस लाइन के ऊपर में मेरे पास हो गया है एक पॉइंट जो कि मेरा बोलता है कि AC इज इक्वल टू BC, जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। ठीक है, सो AB मेरा क्या हो जाएगा, AB जो यहाँ से यहाँ तक है वो मेरा क्या है, वो मेरा है AC प्लस BC, यानी कि इसको ऐड किए हैं इसके साथ, तो जाके हमको मिला है AB। यानी कि A से लेके C तक अगर हम लोग ऐड करेंगे C से लेके B तक, तो देखिए AC इज इक्वल टू BC को ऐड करेंगे तो हमको AB मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमको दिया हुआ था क्या, यहाँ पे हमको दिया हुआ था AC इज इक्वल टू BC, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC प्लस AC, यानी कि ये वाला जो BC है, ये वाला BC को हम लोग रिप्लेस करके AC बना दिए हैं, क्योंकि यहाँ बोल रहा था कि BC और AC दोनों इक्वल है, इसलिए AC इज इक्वल टू AC हो गया। अगर AC इज इक्वल टू AC हो गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा AB इज इक्वल टू 2AC। तो फिर ये यहाँ पर 2 है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 मेरा चल गया है नीचे, इसलिए AC इज इक्वल टू हो गया है 1/2 AB। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसलिए ये मेरा हो गया है आंसर, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। अगर कोई लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट के बीच में ऐसा कोई पॉइंट आता है जिसके वजह से ये जो दो अलग अलग बन गया है लाइन सेगमेंट, तो ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है, तो इस केस में ये वाला जो पॉइंट जो हम लोग बनाए थे जिसके वजह से ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो गया, तो ऐसा जो पॉइंट होता है जो हमको इक्वल लाइन सेगमेंट बना देता है, उसको बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो बोलता है प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो प्रूफ करके बताइए कि कोई भी लाइन सेगमेंट अगर होता है तो उसका अगर सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, 2 मिड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट का नहीं हो सकता। देखिए ये है नंबर 5। वी ऑलरेडी नो इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर C मेरा AB का मिड पॉइंट होता है तो AC इज इक्वल टू हाफ AB। ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमको ये चीज पता है पहले से। ठीक है, देखिए सिमिलरली इफ वी अज्यूम D इज टू बी हाइपोथेटिकल मिड पॉइंट ऑफ AB, मान लीजिए कि ये आपका A और B एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, A और B लाइन सेगमेंट में इसके पहले हम लोग C को मिड पॉइंट लिए थे। ठीक है, तो मेरे पास AC इज इक्वल टू हाफ AB आ गया था। लेकिन मान लीजिए कि हम लोग इस बार ये D वाला पॉइंट को मिड पॉइंट पकड़ लेते हैं, मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इफ वी अज्यूम D टू बी ए हाइपोथेटिकल मिड पॉइंट ऑफ AB, तब क्या होगा, देन AD इज इक्वल टू हाफ AB होना चाहिए। अगर जब C मिड पॉइंट था तो क्या हुआ था, AC इज इक्वल टू हाफ AB था। वैसे ही अगर D मिड पॉइंट होगा तो AD इज इक्वल टू हाफ AB होना चाहिए, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से हमको मिल गया नंबर 2 और मेरे पास पहले से था नंबर 1। फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से क्या मिला है, देखिए 1 में था मेरे पास हाफ AB और यहाँ भी हमको मिल गया था हाफ AB। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर ये दोनों हाफ AB और हाफ AB इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AD हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज कंक्लूडेड दैट AC इज इक्वल टू AD, बट दैट इज नॉट ट्रू। तो क्या मेरा AC और AD इक्वल है, देखिए AD यहाँ तक है और AC कहाँ तक है, AC मेरा यहाँ तक। तो क्या AC और AD इक्वल है, नहीं, AD मेरा छोटा है और AC बड़ा है, तो ये मेरा इक्वल नहीं है। ठीक है, बट दैट इज नॉट ट्रू, सो इट कैन बी सेड दैट C इज द ओनली मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जो C है वही सिर्फ मेरा एक ओनली मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल टू BD, यानी अगर ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक AC है और AC और BD मेरा इक्वल होता है, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। तो AB और CD मेरा इक्वल होना चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव करने के लिए। देखिए कैसे होगा। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लाइन सेगमेंट है A और D, उसके बीच में 2 पॉइंट्स है B और C। हमको बोलता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है जो AC है यहाँ से लेके यहाँ तक AC, ये मेरा इक्वल है BD का, जो B मेरा D है यहाँ से लेके यहाँ तक उसका इक्वल है। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमसे बोलता है कि AB
और CD इक्वल है कि नहीं वो बताने के लिए। देखिए गिवन AC इज इक्वल टू BD क्वेश्चन में दिया हुआ है एज पर फिगर। ये फिगर है, यहाँ पर देखिए AC मतलब क्या होता है, AC मतलब हो गया है AB प्लस BC, यानी कि A से लेके B और फिर B से लेके C, तभी जाके मेरा आया है AC। देखिए A से B प्लस B से C, ये मेरा आ गया है AC। उसके बाद BD मेरा क्या है, BD मेरा हो गया है B से लेके C और C से लेके D, यानी कि BD मतलब हो गया है B प्लस C और फिर C प्लस D, तब जाके हमको मिला है BD। यहाँ पर अगर हमको ऐसा मिलता है तो यहाँ पर BC है और यहाँ पर BC, तो ये BC और ये BC दोनों कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, AB इज इक्वल टू CD। यही हमको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा था, हेंस प्रूव। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है y is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth. Note that the question is not about the fifth postulate. यहाँ पे जो फिफ्थ एक्सियम है यूक्लिड का, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसा क्यों, आइए देखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये है मेरा यूक्लिड्स का एक्सियम नंबर 5। ये कहता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि जो होल होता है यानी कि जो टोटल होता है वो हमेशा मेरा ग्रेटर होता है किससे, उसके पार्ट से। ठीक है, तो ये मेरा समझ लीजिए पार्ट है एक सर्कल का, फिर देखिए ये मेरा एक पार्ट है सर्कल का और ये भी मेरा एक पार्ट है सर्कल का। ठीक है, ये सब मेरा सर्कल का पार्ट है, लेकिन बोलता है कि जो पूरा सर्कल होता है वो उसके पार्ट से बड़ा होता है। द होल यानी कि पूरा इज ग्रेटर देन द पार्ट। It is considered to be as a universal truth because even after a span of time, the part will never become equal or greater than a whole. इसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए बोलते हैं कि कुछ टाइम के बाद भी अगर हम लोग फिर से चेक करें तो जो पार्ट होता है वो कभी भी मेरा जो होल है उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल, सेवरल कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द होल अर्थ। बहुत सारा कंट्रीज को मिला के ये पूरा अर्थ बनता है। ठीक है, इवन आफ्टर ईयर्स, अगर बहुत साल बाद भी हम लोग देखेंगे तो भी हम लोग को यही पता चलेगा कि सब कंट्री को मिला के ही अर्थ बनेगा। इवन आफ्टर ईयर्स दिस फैक्ट विल रिमेन सेम, ये हमेशा सेम रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। द होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट, वो हमेशा ही जो होल रहेगा वो जो भी उसका पार्ट बनेगा होल का उससे ग्रेटर ही रहेगा। Okay, thank you. Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.